आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास के दिसंबर महीना के मंथली असेसमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल मिलाकर आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का तो यहां पर आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहां पर हम हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको 10 MCQ क्वेश्चंस मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और अच्छे तरीके से कर लीजिए। और ये आपका दिसंबर महीना में होने वाला है सर। और आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी दोस्त होंगे सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सर्प किसे कहा जाता है। तो सर्प किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भूदास को। भूदास को क्या बोला जाता है, सर्प बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। या फिर यहाँ पर आरंभिक के जगह पे आपका जैसे कि मतलब पुराना, अगर यहाँ पर पुराना बोला जाए, ठीक है, मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता कौन सी थी इस प्रकार से पूछा जाए। या फिर मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो जो भी पूछा जाएगा आपका इसका आंसर होने वाला है सुमेर सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, सी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, यहां पर आपका ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्दुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, कौन था। तो गैलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैलन। गैलन क्या था, एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, कहां का, तो रोमन साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। यहां पर 4 ऑप्शन दिया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बद्दू। बद्दू जाति से संबंधित थे। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर जो 10 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंस्टेंटाइन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंस्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेसोपोटामिया। ये जो आपका गिलगेमिस महाकाव्य है इसका जो संबंध है कहां से है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 5 क्या है। ठीक है, तो 5 क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जागीर। 5 मतलब क्या होता है, जागीर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर देखिए मैंने जो आपको 10 MCQ क्वेश्चंस बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है। इसलिए आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया है हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या देखिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि और भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया की जो भाषा है क्या है, तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी जिसका स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भाषा के बारे में जानकारी हो गया। चलिए लिपि के बारे में देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की लिपि को किलाक्षर या फिर किलाकार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, किलाक्षर लिपि कहा जाता है। किलाक्षर लिपि एक अत्यधिक प्राचीन लिपि है। इसके अक्षर देखने में किल जैसे दिखाई पड़ते हैं। किल जो आप देखिए ना, किल जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया किलाक्षर या फिर आप किलाकार भी बोल सकते हैं। इसलिए इस लिपि को किलाक्षर लिपि के नाम से पुकारते हैं। गीली मिट्टी की पट्टिका पर किल जैसे औजार से गोद कर लिखी जाने वाली इस लिपि को किलाक्षर लिपि कहते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है सर, आप इसको देख लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रोमन नगर की 2 विशेषताओं को बताइए। तो देखिए जो आपका रोम नगर था ना, ये पूरे मतलब 3 महाद्वीप में फैला हुआ था।
मतलब कंप्लीटली 3 महाद्वीप में फैला हुआ, यानी कि 3 महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य था। तो वही मैंने लिखा कि रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। आगे क्या है कि रोम की सेना प्रशिक्षित थे, ठीक है, जिन्हें अच्छा वेतन और भत्ता भी दिया जाता था। और रोम नगर का जो सेना था ना, एकदम प्रशिक्षित थे, ठीक है, उन लोग एकदम ट्रेनिंग लिए हुए थे और उनको अच्छा वेतन भी मिलता था और भत्ता भी दिया जाता था। तो यहाँ पर 2 विशेषता बोला है, मैंने 2 विशेषता आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारी विशेषता होंगे, लेकिन मात्र यहाँ पर 2 बताना था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मेसोपोटामिया के मंदिरों के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा मंदिर था जो टूटे ईंटों से बना था। देखिए ईंटों आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, ऐसा आपको ईंटों लिखना है, टूटे ईंटों से बना था। मंदिर विभिन्न देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे चंद्रमा भगवान और सूर्य भगवान या प्रेम युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रत्येक नगर का एक प्रमुख देवता होता था तथा नगर में उस देवता का मंदिर होता था। मंदिर का ऊंचाई वाला भाग जिगुरात कहलाता था। बस यही था एक छोटा सा इसका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। आगे देखिए क्या है कि धर्म युद्ध क्या था। तो देखिए धर्म युद्ध क्या था, तो यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसाक की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उसे ही बोला जाता है धर्म युद्ध। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। 3 का जो 1 है क्या है कि रोमन साम्राज्य का विश्व सभ्यता को क्या देन है। तो क्या है, रोमन साम्राज्य का विश्व सभ्यता को देन। तो रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर लातीनी और यूनानी भाषाएं बोली जाती थी और सन 130 में इसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। सन 96 से 180 के काल को 5 अच्छे सम्राटों का काल कहा जाता है। इस समय के राजाओं ने साम्राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से शासन किया। पूर्व में पार्थियन साम्राज्य से भी शांतिपूर्ण संबंध रहे। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य है विश्व सभ्यता को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो शांति का। अब देख लीजिए यहाँ पर जो 96 से 180 तक का जो काल है इसको 5 अच्छे सम्राटों का काल बोला जाता है। और यहाँ पर जितने भी राजा ने शासन किया था, जो भी साम्राज्य में, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया था। तो वही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो यौवन है इसका ये हो गया सही आंसर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किलाक्षर लिपि, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म, का परिचय दें। क्या है, मेसोपोटामिया की जो लिपि है, मेसोपोटामिया की लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता है। किलाक्षर लिपि एक अत्यधिक प्राचीन लिपि है। इसके अक्षर देखने में कील जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस लिपि को किलाक्षर लिपि के नाम से पुकारते हैं। गीली मिट्टी की पट्टिका पर कील जैसे औजार से गोदकर लिखी जाने वाली इस लिपि को किलाक्षर लिपि कहते हैं। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय फारस में नियुक्त एक ब्रिटानी अधिकारी हेनरी रॉलिंसन को जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप देख लीजिएगा। देखिए परीक्षा में यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा, जो किलाक्षर लिपि है, किलाक्षर लिपि को पढ़े जाने का श्रेय सबसे पहले किनको जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम है, हेनरी रॉलिंसन, ठीक है सर। ये आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाए। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नाइट एक अलग वर्ग क्यों बना और इसका पतन कब हुआ। तो नाइट एक अलग वर्ग इसलिए बने क्योंकि 9वीं शताब्दी यूरोप में स्थानीय युद्धों का काल था। इन युद्धों के लिए कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइटों ने पूरा किया और उनका पतन 12वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा आंसर है, लिख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हजरत मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन का परिचय दें। देखिए इस्लाम की जो संस्थापक है कौन है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म हुआ है मक्का में हुआ है। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता बद्दू जाति के एक साधारण निर्धन परिवार के थे। प्रारंभ में उन्हें एक गडरिया का जीवन व्यतीत करना पड़ा। बाद में मोहम्मद साहब ने मक्का के धनी व्यापारी की विधवा खदीजा के यहाँ नौकरी कर ली। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर मोहब्बत लिखिएगा, ठीक है, मोहम्मद लिखिएगा, मोहब्बत नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है सर, है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद लिखिएगा, हाँ। धीरे धीरे मोहम्मद उसके व्यापार की देखभाल करने लगे। व्यापार काफिले के साथ ही कई बार, ठीक है, यहाँ पर उए लिख दीजिएगा,
ठीक है, कई बार उए, यहाँ पर उए लिखिएगा, कई बार उए यमन, सीरिया एवं मदीना तक गए। यहाँ पर उए लिखिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा, मोहम्मद, ठीक है, मोहब्बत नहीं, मोहम्मद, और यहाँ पर उए, तो उए यमन, सीरिया एवं मदीना तक गए। खदीजा ने मोहम्मद साहब की कर्तव्य परायणता एवं मेहनत से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। इस समय मोहम्मद साहब की आयु लगभग 25 वर्ष एवं खदीजा की आयु 40 वर्ष थी। आप देख सकते हैं जो खदीजा थी उनकी यहाँ पर जो आयु है कितना है, 40 वर्ष, और मतलब मोहम्मद साहब का जो एज है कितना है, 25 वर्ष का है। फिर भी दोनों ने शादी किया। तो बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद और यहाँ पर उए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और ये है आपका दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है सर, क्या है कि तीसरी शताब्दी का संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या है कि तीसरी शताब्दी का संकट, जिसे सैन्य अराजकता या शाही संकट के रूप में भी जाना जाता है, यह समय राजनीतिक उथल पुथल और गृहयुद्ध का था। यह एक ऐसी अवधि थी जिसमें रोमन साम्राज्य लगभग बर्बर आक्रमणों और रोमन क्षेत्रों में प्रवास, गृहयुद्ध के संयुक्त दबाव में ढह गया था। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। इस शताब्दी के 47 वर्षों में 25 सम्राट हुई है। यही कारण है कि इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा गया है। तो बस ये तक छोटा सा आंसर इसको लिख लीजिए। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कि सामंतवाद का परिचय और उसके स्वरूप का उल्लेख करें, या फिर अथवा देखें कि रोम के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको इसको बता देता हूँ, ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पहला बात आपका MCQ होने वाला है। ये सब तो काम का भी चीज नहीं है, मतलब यही काम आने वाला है कि आप जो मंथली असेसमेंट जमा करेंगे उसमें आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको बता देता हूं, सामंतवाद का परिचय और उसके स्वरूप का उल्लेख करें। तो सामंतवाद का अर्थ क्या है कि राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदार को दी जाती है उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। इनके अधीन छोटे जमींदार तथा उसके नीचे किसान एवं अंत में भूमिहीन अर्धदास होते थे। इस प्रकार राजा से लेकर अर्धदास तक संबंधों की एक कड़ी बनी, जिसका आधार भूमि था। इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली व्यक्ति सामंत होता था। सामंतवाद के 3 प्रमुख तत्व या आधार थे, एक जागीर हो गया, एक संप्रभुता हो गया, एक संरक्षण हो गया। कानूनी रूप से राजा या सम्राट भूमि का स्वामी होता था, या होता लिखिएगा, इस प्रकार से होता था। समस्त भूमि विविध श्रेणी के सामंतों के स्वामित्व में और वीर सैनिकों में विभक्त थी। ठीक है, यहाँ पर विभक्त लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विभक्त आप इस प्रकार से लिखिएगा, विभक्त ऐसे। ठीक है सर, विभक्त थी। सामंतों में यह वितरित भूमि उनकी जागीर होती थी। राजा या सम्राट से इनको संरक्षण प्राप्त होता था। ये सामंत अपनी भूमि को कृषकों में बांट देते थे और उनसे खेती करवाते थे। ये कृषकों से अपनी इच्छा अनुसार कर के रूप में खूब धन वसूल कर देते। ठीक है, ये सामंत कृषकों का भरपूर शोषण करते थे। दूसरी ओर सामंतों की प्रभुता, सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी संपन्नता और विलासिता में भी मध्ययुगीन यूरोप के समाज के प्रमुख विशेषता थी। तो बस यहाँ पर ये हमारा इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो आपका यहाँ पर जो दिसंबर का जो मंथली असेसमेंट है कंप्लीट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर आपका और एक आया है हिंदी इलेक्टिव, तो हिंदी इलेक्टिव का भी सोल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। केवल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।